वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी डेनिस ह्यूबर की। डेनिस ह्यूबर एक 23 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ साउथ कैलिफोर्निया में रहती थी। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी पटरी पर चल रही थी, लेकिन 1991 में उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। डेनिस के माता पिता 3 जून 1991 की सुबह जब उठे, उन्होंने पाया कि डेनिस अपने बिस्तर पर नहीं है। उन्हें याद आया कि वह पिछले शाम को अपने एक दोस्त रॉब के साथ एक म्यूजिक कंसर्ट में गई थी। उन्हें लगा शायद वह अपने दोस्त के यहाँ ही रुक गई है। जब शाम तक वह घर नहीं आई तो पेरेंट्स को चिंता होने लगी। पता लगाने के लिए उन्होंने उस दोस्त रॉब को फोन लगाया जिसके साथ वह कंसर्ट में गई थी। रॉब ने बताया कि कंसर्ट के बाद डेनिस ने मुझे मेरे घर छोड़ा और फिर वह अपने घर के लिए निकल गई। यह पता लगाने के लिए कि आखिर डेनिस कहाँ गई, डेनिस की एक फ्रेंड डेबी ने एक बार उस रूट पर जाकर उसे खोजने की कोशिश की। वह अपनी कार से निकली और उस हाईवे पर चलने लगी जहां से डेविस को वापस घर के लिए आना था। डेबी ने देखा कि एक फ्रीवे पर उसकी कार खड़ी है, लेकिन उसके आसपास कहीं भी डेनिस नजर नहीं आ रही है। इसके बाद डेनिस की मिसिंग कंप्लेंट जो है वो उसके पेरेंट्स फाइल कर देते हैं। पुलिस डेनिस की कार की छानबीन शुरू करती है। पुलिस ने पाया कि डेनिस की कार का टायर पंक्चर था। उसकी कार के अंदर डेनिस के लेगिंग्स मौजूद थे, लेकिन उसका पर्स और कार की चाबी गायब थी। पुलिस डेनिस की तलाश के लिए एक एरियल सर्च अभियान भी शुरू करती है। वो आसपास के एरिया को हेलीकॉप्टर से स्कैन करती है। इसके बाद कुछ स्निफिंग डॉग्स भी मंगाए जाते हैं। स्निफर डॉग्स गाड़ी से कार से लगभग 100 मीटर की दूरी तक ही उसकी सेंट को ट्रेस कर पाते हैं। पुलिस डेनिस के पेरेंट्स से पूछताछ करती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है या कोई ऐसा शख्स है जिससे डेनिस को खतरा हो। क्या डेनिस की किसी से दुश्मनी थी? पेरेंट्स ने कहा कि वो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते जिसकी डेनिस से दुश्मनी हो। डेनिस का व्यवहार सबके साथ अच्छा था। हमें नहीं लगता कि किसी की दुश्मनी उसके साथ हो सकती, पेरेंट्स ने कहा। इसके बाद पुलिस रॉब को बुलाती है। रॉब ने बताया कि वह डेनिस के साथ कंसर्ट में गया था। उसके बाद वो लोग एक बार में गए, वहां उन्होंने ड्रिंक किया और फिर डेनिस उसे उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गई। रॉब पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाता है। रॉब का जब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। रॉब एक बात और बताता है कि डेनिस का एक और दोस्त है स्टीव, जो डेनिस को काफी पसंद करता था। पुलिस स्टीव से पूछताछ करती है। स्टीव बताता है कि उस समय वह कहीं और था और पुलिस फिर उसकी एलिबाई भी चेक करती है। पुलिस पाती है कि वह उस समय किसी और जगह पर था। इस तरह दोनों सस्पेक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। डेनिस की गुमशुदगी की खबर लोकल टीवी और अखबारों में आने लगी। उसके पेरेंट्स ने इनाम की भी घोषणा की। कई जगह से टिप्स आई भी, पर कुछ पता नहीं चला। कुछ टिप्स तो सिर्फ इनाम के लालच से ही दी गई थी। जब कोई लीड नहीं मिला तो धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ने लगा। पुलिस के पास भी कोई सिरा नहीं था जिससे वो केस को आगे बढ़ा पाती, आगे उसमें इन्वेस्टिगेट कर पाती। अगले 3 साल यह केस ऐसे ही अलमारी में बंद पड़ा रहा। साल 1994, एरिज़ोना में एक जगह है प्रेस्कॉट वैली।
यहाँ पर एक कपल रहता था, जैक एंड एलिन। ये कपल पेंट्स का बिजनेस करते थे। ये अक्सर साप्ताहिक बाजार में जाकर पेंट्स बेचा करते थे। ऐसे ही एक साप्ताहिक बाजार में उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था जॉन। जॉन ने कहा कि वह अभी हाल ही में एरिजोना शिफ्ट हुआ है। उसे बस 6 महीने ही यहाँ हुए हैं। उसने ये भी बताया कि वो पेंट्स के बिजनेस में है और उसके पास कुछ पेंट्स के स्टॉक्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो मेरे घर आकर उन्हें देख सकते हैं और आप उन्हें सेल करने के लिए मुझसे ले जा सकते हैं। जैक और एलिन उसका इनविटेशन पाकर एक दिन उसके घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो कुछ अजीब नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि जॉन के घर के पास एक ट्रक खड़ा है और उस ट्रक को देखकर लग रहा है कि यह काफी लंबे समय से यहाँ पर खड़ा है। टायरों के आसपास घास उगाई है। जॉन ने बताया था कि वह सिर्फ 6 महीने पहले ही यहाँ आया है, लेकिन इस ट्रक को देखकर लगता है कि यह यहाँ 2-3 सालों से खड़ा हुआ है। एलिन चुपके से ट्रक का नंबर नोट कर लेती है। एलिन अपना सामान लेकर वापस घर आ जाती हैं। घर आकर एलिन सबसे पहले पुलिस को फोन करती है। पुलिस को वो सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे शक है कि यह ट्रक चोरी का है। पुलिस एलिन से मिले ट्रक नंबर की खोजबीन करती है। पुलिस को पता चलता है कि यह ट्रक वास्तव में चोरी का है। यह ट्रक कैलिफोर्निया का है और वहीं से चोरी हुआ था। पुलिस जांच करने के लिए जॉन के घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर, जैसा कि एलिन ने कहा था, ट्रक काफी समय से ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह खड़ा है। पुलिस नोटिस करती है कि कार से एक इलेक्ट्रिक केबल निकल रही है जो घर पे बने दीवार से लगे एक सॉकेट पर कनेक्ट हो रही है। पुलिस को लगा कि हो ना हो ये जॉन ड्रग्स में इन्वॉल्व है और हो सकता है ये कोई सीक्रेट लैब अपनी ट्रक के अंदर चला रहा है। इसलिए पुलिस नारकोटिक्स टीम को संपर्क करती है और उन्हें मौके पर बुलाती है। नारकोटिक्स की टीम जब ट्रक को खोलकर अंदर आती है तो उन्हें वहां एक फ्रीजर मिलता है। ये फ्रीजर भी लॉक्ड था और केबल से पावर सप्लाई इस फ्रीजर को ही दी जा रही थी। जब पुलिस फ्रीजर को खोलती है तो एकदम सन्न रह जाती है। उन्हें एक प्लास्टिक बैग में लिपटा हुआ कुछ दिखाई देता है। इस बैग के ऊपर खुले हुए हिस्से से उन्हें एक ह्यूमन हैंड दिखाई देता है जो कि हथकड़ी से बंधा हुआ था। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये एक मानव लाश है। पुलिस प्लास्टिक बैग को काटकर बॉडी को बाहर निकालती है। ये लाश एक लड़की की थी। उस लाश पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे हथकड़ी से बंधे हुए थे। उसे फ्रीजर में घुटने और सर के बल टिकाया गया था। फ्रीजर में नीचे जमा हुआ खून था। सर को एक दूसरी प्लास्टिक बैग से बांधा गया था। जब उसको हटाया गया तो उसमें बहुत सा जमा हुआ खून मिला। पुलिस बॉडी को फॉरेंसिक के लिए लैब भेज देती है। पुलिस जॉन के घर की एक गहरी छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस को ये समझ में आता है कि हो ना हो इस घर में और भी बॉडीज हो सकती हैं। पुलिस को उसके घर से कुछ लेडीज गारमेंट, पर्स और एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस डेनिस ह्यूबर का था। पुलिस को एक हथौड़ा भी मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था। पूरे घर की छानबीन में पुलिस को कोई और बॉडी नहीं मिलती। जब ये छानबीन चल रही थी उसी दौरान जॉन भी आ जाता है। जॉन बिल्कुल शांत रहता है, बहुत इत्मीनान से पुलिस के सवालों का जवाब देता है। यह सब देख के पुलिस एकदम भौचक्की रह जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस उससे फ्रीजर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है। इधर फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर ऑटोप्सी
में बताते हैं कि विक्टिम के सिर पर गहरे और किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया गया था। फॉरेंसिक की टीम फिंगर टिप्स की स्किन से प्रिंट्स लेने में कामयाब हो जाती है। जब इस फिंगरप्रिंट को मिसिंग पर्सन के डेटाबेस से मैच किया जाता है तो उसे एक पॉजिटिव मैच मिलता है। ये मैच था डेनिस ह्यूबर का। आखिरकार 3 सालों बाद डेनिस की फैमिली को डेनिस के बारे में पता चलता है। जॉन से पूछताछ में पता चलता है कि जब डेनिस गायब हुई तब वह कैलिफोर्निया में ही रहता था। पुलिस को पता चलता है कि उसका एक स्टोरेज हाउस भी है जो उस जगह से कुछ ही दूर था जहां पर डेनिस की कार मिली थी। पुलिस जब उसके उस स्टोर हाउस की जांच पड़ताल करती है तो उसे फर्श के कोने में खून जैसा लिक्विड जमा हुआ दिखाई देता है। पुलिस को एक लोहे की रॉड भी मिलती है जिस पर खून लगा हुआ। डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि ये खून डेनिस का था। पुलिस अब उस रात क्या हुआ होगा इसकी एक तस्वीर खींचती है। उस रात हो न हो डेनिस की कार पंक्चर हो गई होगी। डेनिस ने कार से निकलकर बाहर मदद मांगने की सोची होगी। जॉन उधर से गुजरा होगा और जब उसने देखा कि एक अकेली लड़की सड़क पर खड़ी है तो उसने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। वो मदद के बहाने उसके पास गया और मौका पाकर उसे ओवरपावर कर लिया। इसके बाद वो उसे अपने स्टोर हाउस में ले आया। यहाँ उसने उसका रेप किया और फिर रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। कुछ दिन बाद या अगले दिन ही जाकर वह फ्रीजर खरीद कर ले आया और उसने डेनिस की बॉडी को रख दिया। जब कैलिफोर्निया छोड़कर वह एरिजोना शिफ्ट हुआ तो अपने साथ यह फ्रीजर भी ट्रक में लाद कर ले आया। 3 सालों बाद दुनिया के सामने डेनिस के उस रात की कहानी लोगों को पता चली। तो दोस्तों, ये थी डेनिस ह्यूबर की कहानी। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।